नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकारी स्कूल में किया गया वृक्षारोपण, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव रहे मौजूद। दुर्ग जिले में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, सरकारी स्कूल के 4 बच्चे हुए कोरोना पॉजिटिव। कोविड की थर्ड वेव को लेकर कचांदुर कोविड सेंटर में की गई तैयारी, निगम आयुक्त ने कोविड सेंटर का किया निरीक्षण। दुर्ग नगर निगम में 2 दिनों से चल रही सामान्य सभा, निगम बजट को मिली स्वीकृति। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। हरेली की त्योहार से पहले पूर्व पार्षद जौहन सिन्हा के नेतृत्व में सरकारी स्कूल में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव उपस्थित रहे। विधायक ने भी वृक्ष लगाकर संकल्प लिया कि वृक्ष हर आदमी को कम से कम एक वृक्ष लगाना ही चाहिए। वहीं ही विधायक देवेंद्र यादव ने वार्डवासियों का समस्या सुना और अधिकारियों को तुरंत ही निर्देश दिया कि जल्द से जल्द समस्याओं का निराकरण करें। वार्ड की महिलाओं ने विधायक देवेंद्र यादव के साथ पूरे वार्ड में भ्रमण कर उनको समस्याओं के बारे में अवगत कराया। जी के नेतृत्व में हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखे थे प्राइमरी स्कूल में। निरंतर इस स्कूल के डेवलपमेंट के लिए यहाँ के स्थानीय स्तर पर जौहन सिन्हा जी लगे रहते हैं और आज वृक्षारोपण से निश्चित रूप से प्रांगण की खूबसूरती बढ़ेगी और हम लोग इसी तरह एक दूसरे से मिलने जुलने के माध्यम को भी वृक्षारोपण बना लिए ताकि शहर में हरियाली हम लगातार बढ़ोतरी करने में अपना योगदान दे सकें। शासकीय प्राथमिक शाला एवं पूर्व माध्यमिक शाला में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था। इसके मुख्य अतिथि माननीय देवेंद्र यादव जी विधायक जी थे और यह वृक्षारोपण हरेली के पूर्व आज हम लोग वृक्षारोपण किए और विधायक महोदय को स्कूल की जो ज्ञान स्थली योजना के तहत जो कमरा निर्माण करना है उनके बारे में भी अवगत कराया गया और जो विकास कार्य प्रारंभ है उसे भी भ्रमण करवाया गया और जो काम बचे हैं उन्हें भी अतिशीघ्र कराने का माननीय विधायक महोदय ने आश्वासन दिया और इस वार्ड के विकास के लिए निरंतर हमारे विधायक महोदय और हमारे वरिष्ठ जनों का हमेशा सहयोग मिला। विधायक को जौहन सिन्हा ने सरकारी स्कूल के कमरे का निर्माण के लिए भी अवगत कराया। विधायक देवेंद्र यादव का कहना है कि निरंतर स्कूल के डेवलपमेंट के लिए स्थानीय स्तर पर जौहन सिन्हा लगे रहते हैं। स्कूल में वृक्षारोपण ओपन करने से स्कूल परिसर का वातावरण भी ठीक रहेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जिले में अभी स्कूल खुले सप्ताह भर भी नहीं हुए और 2 सरकारी स्कूल के 4 बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए, जिसे लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी चिंतित है। जिले में कोरोना का तीसरे लहर की आशंका देखी जा रही है। जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई है। सरकार ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्कूलों को शुरू करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसके पहले भी मोहल्ला क्लास के नाम पर मंच पर स्कूल संचालित हो रहे थे, लेकिन इस दौरान ही बच्चे संक्रमित होने लगे हैं। इसकी जानकारी किसी को लगती भी नहीं कि बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। जिले के बासिन गांव में मोहल्ला क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का शिविर के दौरान कोरोना जांच किया गया, तब पता चला कि बच्चे संक्रमित हैं। नेवई के सरकारी स्कूल में कक्षा 6वीं का एक छात्र मोहल्ला क्लास के समय में ही नियमित स्कूल जा रहा था। इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी तो परिवार वाले अस्पताल लेकर चले गए, जहां चिकित्सकों ने कोरोना जांच कराने कहा। जांच करवाने पर रिपोर्ट पॉजिटिव मिला। अब छात्र को होम आइसोलेशन में रखा गया है। स्कूली बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए जरूर गए, लेकिन स्कूल में आने के बाद पॉजिटिव गए ऐसा नहीं है। अपने 2 अगस्त से स्कूल खुलने के जो निर्देश दिए थे उससे पहले जामुल CSC और कुमारी CSC में जो बच्चों की रिपोर्टिंग आए थे उनकी रिपोर्ट आया, उन बच्चों को हमने पहले दिन से ही स्कूल आने से मना किया है। और कई में जैसे आप बता रहे हैं तो जहाँ पे भी इस प्रकार के निर्देश मिलते हैं, सूचना मिलती है, उनके संपर्क के बच्चों को परीक्षण के लिए टेस्ट के लिए प्रधान पाठक को कहा जाता है कि टेस्ट कराएं और ऐसे स्कूल को आगामी 1 सप्ताह की जरूरत है। तो ऐसे स्कूल की संख्या हमारे पास टोटल 59 स्कूल है जो आज की डेट में खुले नहीं है। 59 स्कूल में वो स्कूल हैं ज़्यादा है
दिन में सरपंच ने या पार्षदों ने स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी है। 4 या 5 दिवस जो स्कूल खुले हुए हैं सर, 5 दिवस स्कूल के अंदर कोविड पॉजिटिव का एक सिंगल केस नहीं है, ना टीचरों में ना बच्चों में। तो शासन के जैसे निर्देश होंगे सर, गाइडलाइन के अनुसार ये चीज़ कराए जाएंगे, और जैसा निर्देश होगा एक स्पष्ट निर्देश तो यह है, कंटेनमेंट जोन में यदि स्कूल है तो बंद रखा जाना है। जहाँ कोविड पॉजिटिव का केस आए ज़्यादा जिस गांव में, वहाँ पे भी स्कूल बंद रखे जाने हैं। तो ऐसा जैसे आप सूचना मिलते जाएगी सर, हम उन स्कूलों को एक हफ्ते के लिए होल्ड करें। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि स्कूल खुलने से पहले इनकी जांच कराई गई थी, तब यह पॉजिटिव पाए गए थे। अब कोई उस स्कूल में बच्चे पॉजिटिव नहीं हैं। ऐसा कहीं बच्चे पॉजिटिव पाए जाते हैं तो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार स्कूल को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। जिले में 59 स्कूल बंद हैं, जो कंटेनमेंट जोन या फिर सरपंच पालकों द्वारा असहमति जाहिर की है। उन सभी 59 स्कूलों को बंद रखा गया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। थर्ड वेव की आशंका के चलते कचांदुर कोविड केयर सेंटर में बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए निगम आयुक्त कोविड केयर सेंटर पहुंचे। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि कोरोना अभी थमा नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर कचांदुर में सारे चिकित्सा उपकरण अपडेट रहे। कोविड की हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना ही बेहतर व्यवस्था हो। प्रत्येक वार्ड के ऑक्सीजन सप्लाई के पॉइंट को उन्होंने चेक करने के निर्देश दिए हैं। नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट से वार्ड के भीतर तक ऑक्सीजन की और बेहतर सप्लाई के लिए उन्होंने अतिरिक्त कंट्रोल पैनल लगाने उपस्थित अधिकारी एवं इंजीनियर से चर्चा कर आज से ही इस विषय पर कार्य करने के निर्देश दिए। आईसीयू बेड बढ़ाने पर भी उन्होंने चर्चा की। तीसरी लहर आने की संभावना को देखते हुए भिलाई निगम के प्रशासक एवं कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देश पर कचांदुर कोविड केयर सेंटर में आवश्यक तैयारियां रखी जा रही हैं। ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई प्रदान करने तथा ऑक्सीजन की कमियों को दूर करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट भी बनकर तैयार हो गया है। कम समय में इसका कार्य पूर्ण हो चुका है। ऑक्सीजन की निर्मित करने वाली मशीन PSA भी लगाई जा चुकी है। एक अतिरिक्त PS भी आ चुकी है, जिससे प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, जो कि शीघ्र ही इंस्टॉल हो जाए। दिया जा रहा है और जो नया प्लांट 500 लीटर का एक और प्लांट हमें NGO की तरफ से मिला है, डोनेट हुआ है, इसको भी डिजाइन लगे लिए उनकी ज़रूरत से स्टेट निर्माण, इसका ऑक्सीजन सप्लाई और की पाइपिंग वगैरह डिजाइन लगे निगम को जवाब दिया जा रहा है। देखिए, कचांदुर कोविड सेंटर का निरीक्षण माननीय आयुक्त महोदय द्वारा किया गया और अभी जो थर्ड वेव की आशंका के चलते जो तैयारी है उसको व्यापक रखने के निर्देश कचांदुर कोविड सेंटर में दिए हैं। वहाँ पे इंजीनियर, टेक्निकल स्टाफ और चिकित्सीय स्टाफ, इसके साथ में जो हमारे निगम के जो स्टाफ थे वो सभी मौजूद थे। एक्चुअली जो है कचांदुर कोविड सेंटर में ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर मात्रा में करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है, जिसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 3-4 महीना पहले ही पूर्ण हो चुका था। और जो PSA मशीन लगाई जानी थी, जिसके माध्यम से वो ऑक्सीजन बना करके आउटपुट देगा, वैसे 2 PSA हमारे पास उपलब्ध है और जो एक PSA है वो 500 LPM और दूसरा जो PSA है वो 960 LPM ऑक्सीजन आउटपुट देगा। इसके साथ ही जो वार्ड के बेड तक का जो ऑक्सीजन सप्लाई का जो काम है उसको बढ़ाने पर जो है चर्चा की गई। और इसके तहत में जो कंट्रोल पैनल होता है वो कंट्रोल पैनल हमारे पास में भी 2 लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त में एक और कंट्रोल पैनल लगाया जाना है, जिसके बाद में 1300 LPM ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो वार्डों में होगी। वर्तमान में 612 बिस्तर के ऑक्सीजन बेड हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें से 25 बेड ICU के हैं, 25 बेड ADU के हैं। और किसी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए 55 वेंटिलेटर, मेरे ख्याल से जिले में संभवतः किसी अस्पताल में इतना बड़ा वेंटिलेटर का सेटअप नहीं होगा। वो 55 वेंटिलेटर जो है वो किसी भी विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए कचांदुर कोविड सेंटर मौजूद है। इसके अलावा जो 100 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर मशीन है वो भी कचांदुर कोविड सेंटर में मौजूद है और सारी तैयारी रखी जा रही हैं। जो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए नोजल हैं और जो बाकी चीज़ें हैं उनके लिए भी ध्यान दिया जा रहा है। आगामी जो भी परिस्थितियों में जो होंगी उसके आवश्यकता अनुसार जो है शीघ्र
जो है उसको पूर्ण कर दिया जाएगा। जो भी कमियां आएंगी, जो बातें आएंगी, जो उन पर ध्यान देते हुए सारी चीज़ों को जल्दी पूर्ण करेंगे। कचांदुर कोविड केयर सेंटर के नोडल अधिकारी अरुण वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में 612 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था कचांदुर में उपलब्ध है। इसमें से 25 बेड आईसीयू के और 25 बेड एचडीयू के हैं। कोरोना के विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए 55 वेंटिलेटर की व्यवस्था रखी गई है। 100 के आसपास ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर उपलब्ध हैं। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना की हर परिस्थितियों में निपटने के लिए कचांदुर कोविड केयर सेंटर पूरी तरह से तैयार है तथा आगामी समय में आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रकार की कमियों को शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। पूरे कोरोना काल में कचांदुर ने अपनी बेहतर सेवाएं दी है। अधिक से अधिक मरीज यहां से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा लगातार 2 दिनों से चल रही है। कई आरोप प्रत्यारोप के बाद दुर्ग निगम बजट की स्वीकृति मिल गई है। इस बजट में ज्यादातर दुकानों के आवंटन पर ध्यान दिया गया है। नगर निगम दुर्ग की सामान्य सभा में मौजूदा वित्तीय वर्ष का बजट स्वीकृत कर लिया गया। बैठक 2 दिन तक चलने के बाद भी बजट पर न तो कोई ठोस सुझाव आया और न ही नया प्रस्ताव लाया गया। लिहाजा महापौर धीरज बाकलीवाल ने जैसा सदन में रखा था, बजट बिना संशोधन के वैसे ही स्वीकृत कर लिया गया। शुक्रवार को बैठक के दूसरे दिन बजट से ज़्यादा दुकानों के आवंटन में पार्षदों की रुचि दिखी, जिसमें गया नगर में दुर्गा पंडाल के रूप में उपयोग किए जा रहे दुकान को छोड़कर शेष सभी के आवंटन को मंजूरी दे दी गई है। खालसा स्कूल के सभागार में दोपहर 12 बजट सामान्य सभा के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू हुई। पहले दिन महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा बजट प्रस्तुत करने के बाद करीब आधा दर्जन पार्षद ही मंतव्य रख पाए थे। दूसरे दिन बचे हुए पार्षदों को अवसर दिया गया। दूसरे दिन जनता कांग्रेस के प्रकाश जोशी, भाजपा के नरेश तेजवानी, कांग्रेस के मनदीप भाटिया, निर्दलीय नीता जैन, भाजपा के नरेंद्र बंजारे, कांग्रेस के हमीद खोकर ने मंतव्य रखा। प्रकाश जोशी ने वार्ड शिविरों के आवेदनों के निराकरण नहीं होने का मामला उठाया। नरेश तेजवानी ने दादाबाड़ी मार्ग का मुद्दा उठाया, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार भी हुआ। विवाद के बीच बहुमत से बजट पास स्वास्थ्य प्रभारी हमीद खोकर द्वारा पुरानी परिषद के दौरान सफाई व्यवस्था को लेकर की गई टिप्पणी पर सदन में जमकर बवाल मचा। टिप्पणी से नाराज विपक्षी पार्षदों ने सदन में जवाब दे रहे स्वास्थ्य प्रभारी को घेर लिया और उनके खिलाफ टिप्पणी शुरू कर दी। इस पर सत्ता पक्ष के पार्षद भी माइक के सामने आ गए। इससे दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। इस बीच सभापति ने बजट की मंजूरी के लिए हाथ उठाकर मत विभाजन का ऐलान कर दिया और बहुमत से बजट को मंजूरी का ऐलान कर दिया। निगम को राजस्व की क्षति के आरोप के बाद भी दुकान आवंटन को मंजूरी। दोपहर भोजन अवकाश के बाद दुकानों के आवंटन संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। इसमें नया बस स्टैंड की दुकानों के पूर्व ऑफर से कम दर पर मंजूरी के प्रस्ताव पर जमकर बवाल मचा। विपक्ष और निर्दलीय घंटे भर इस पर आपत्ति दर्ज कराते रहे, लेकिन सत्ता पक्ष ने राज्य शासन द्वारा 30% दर कम करने का हवाला देकर प्रस्ताव स्वीकृत करा लिया गया। बैठक में कोरोना काल को देखते हुए अप्रैल व मई में लॉकडाउन के कारण किराया जमा नहीं करा पाए दुकानदारों से अधिभार नहीं लेने का फैसला भी किया गया। नियमानुसार ऐसे मामले में 10% अधिभार का प्रावधान है। इस निर्णय पर सभी पक्षों ने सहमति जताई। वहीं जुलाई तक संपत्ति कर जमा नहीं कराने वालों पर अधिभार लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। निगम में की इस बजट सामान्य सभा 2 दिन चली। 11,45,000 लाभ का बजट पेश किया गया और लगभग 2 दिन चली इस सामान्य सभा में सभी विषयों में विस्तार से चर्चा हुई। पक्ष विपक्ष निर्दलीय तीनों की बातें पूरी सुनी गई और लगभग सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। किस तरह का प्रतिक्रिया रहा विपक्ष के द्वारा सहयोग के? विपक्ष ने अपनी बात रखी, पक्ष ने अपनी बात रखी। विपक्ष का काम है अपनी बात रखना, लेकिन कुल मिला के एक सार्थक चर्चा इस सामान्य सभा में हुई। इसमें बिना किसी वाद विवाद के बहुत अच्छी तरीके से 2 दिन की सामान्य सभा संपादित हुई।
बैठक में दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा ने शिवनाथ मुक्तिधाम में समाधि स्थल को संरक्षित करने के प्रस्ताव पर कई सुझाव आए। नेता प्रतिपक्ष ने शमशान घाट में समाधि स्थल पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने किसी बड़े स्थल पर समाधि बनाने का सुझाव दिया। वहीं पार्षद मदन जैन ने ठगड़ा बांध के सौंदर्यीकरण का नामकरण कर वोरा की आदमकद प्रतिमा स्थापना का सुझाव रखा। इस दौरान अन्य पार्षदों ने कई सुझाव रखा। इस पर महापौर धीरज बाकलीवाल व्यथित नजर आए। उन्होंने वोरा की गरिमा का ध्यान रखने और इस पर किसी तरह की बहसबाजी नहीं करने की अपील की। मोतीलाल वोरा के पुत्र विधायक अरुण वोरा पहले ही ठगड़ा बांध के नामकरण व प्रतिमा स्थापना पर असहमति जता चुके हैं। चर्चा के बाद समाधि स्थल को संरक्षित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति में चाणक्य माने जाने वाले कांग्रेस नेता वासुदेव चंद्राकर की प्रतिमा स्थापना मालवीय नगर चौक पर स्थित रोजगार कार्यालय में स्थापित किए जाने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा गंजपारा में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में रासायनिक खाद की कमी से किसानों को हो रही परेशानी को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ में रासायनिक खाद की कमी से किसानों को हो रही परेशानी के मुद्दे पर प्रदेश में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को प्रदेश भर में धरना देकर खाद की कमी के लिए केंद्र शासित मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश संगठन के आह्वान पर दुर्ग में जिला शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गया पटेल व विधायक अरुण वोरा के संयुक्त नेतृत्व में धरना दिया गया। धरना के दौरान वक्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार को जमकर कोसा और किसानों के विकास में बाधक बताया। धरना प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आरोप लगाया कि मांग के बावजूद छत्तीसगढ़ को पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। अब तक ज़रूरत के हिसाब से महज 45% खाद ही उपलब्ध कराई गई है, जिसके कारण राज्य में किसान रासायनिक खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर उनके खेती कार्य पर भी पड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देश हुआ है, आज जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, किसानों के साथ अन्याय कर रही है, उस अन्याय के खिलाफ आज हम लोग आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं। किसानों को न्याय दिलाने के लिए
आज छत्तीसगढ़ की सरकार ने 11.75 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर खाद की मांग करी थी और केंद्र की मोदी सरकार सौतेला व्यवहार करते हुए 5.36 लाख मीट्रिक टन की धान खाद की आपूर्ति की है, जो कि बहुत ही कम है। वहीं दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार 6,000 रुपये किसानों को देने की बात करती है। छत्तीसगढ़ में 25 लाख रजिस्टर्ड किसान हैं और मात्र 8 लाख किसानों को 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिया जा रहा है। ये किसानों के साथ भेदभाव कर रही मोदी सरकार। आज पूरा देश के किसान मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, अरुण बोरा जी के नेतृत्व में किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आज ये ढोंग रच रहे हैं किसानों के लिए धरना प्रदर्शन करके। कैसा ढोंग है? आज आप किसानों के हितैषी हो तो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसानों को न्याय देने के लिए जो लाभकारी योजनाएं बनाई हैं, आज आप उसको पूरे देश में लागू कर दो, तब हम मानेंगे आप किसानों के हितैषी हो। लगातार किसान आक्रोश बना हुआ है। पहले इन्होंने 3 काले कानून लाए, वो किसान विरोधी थे। उसके लिए आज तक दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार को इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि हम किसानों के हित में कुछ सोचें। लगातार खाद बीज के मूल्यों में वृद्धि की जा रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने केंद्र सरकार से जब रासायनिक खाद की मांग की तो वो 11 लाख टन की मांग की थी, जो यहाँ की आवश्यकता है छत्तीसगढ़ की, लेकिन मात्र 5 लाख टन ही उन्होंने उसकी आपूर्ति की। केंद्र सरकार भाजपा शासित राज्यों में तो यह आपूर्ति कर रही है, लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है उसके साथ ये सरकार दुर्लक्ष्य कर रही है। ये सरासर किसान विरोधी है और प्रदेश में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके के हालात बने हैं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आज किसान कितने खुशहाल है। राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, इसका सीधा फ़ायदा हमारे प्रदेश के किसानों को मिला है। और जब हमारी सरकार ने केंद्र से मांग की तो केंद्र ने अपना पल्ला झाड़ लिया। तो हाँ, 11 लाख मीट्रिक टन मैंने भी बताया। तो ये सरकार विरोधी निर्णय के खिलाफ कुछ आज प्रांत व्यापी धरना प्रदर्शन किया गया। और हम लोग जब तक धरना हमारा जारी रहेगा और भाजपा सरकार के खिलाफ, जब तक किसानों के हित में ये सरकार सकारात्मक नहीं सोचेगी। किसानों को लेकर भाजपा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर रही है, ये उनके जो लोग कर रहे हैं, वो मात्र ढोंग है, दिखावा है। अगर ऐसा होता तो ये किसान विरोधी बिल नहीं लाते, छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करते। बताया गया कि राज्य सरकार ने खरीफ सीजन 2021 के लिए 11.75 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद की मांग की गई थी, जिस पर केंद्र से 7 जुलाई तक महज 5.26 लाख मीट्रिक टन खाद ही उपलब्ध कराई गई है। वहीं रासायनिक खाद निर्माता कंपनियों द्वारा भी मांग के विरुद्ध काफ़ी कम मात्रा में खाद राज्य को मुहैया कराई गई है। ज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करने बजाय उदार हृदय से सहयोग करने की अपील की गई है। साथ ही राज्य के किसानों के हित को देखते हुए रासायनिक खाद की आपूर्ति जल्द कराने निर्देश जारी करने की मांग की गई है। धरना प्रदर्शन में गया पटेल, अल्ताफ अहमद, देवेश मिश्रा, नासिर खोखर, राहुल अग्रवाल आदि सहित संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल रहे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। दुर्ग जिला युवा कांग्रेस के तत्वाधान में भिलाई स्टील प्लांट के नगरीय प्रशासन विभाग में युवा कांग्रेस ने विभिन्न मुद्दे को लेकर ढोल बजाकर प्रदर्शन किया। विभोर दुर्गोरकर ने बताया कि टाउनशिप के रहवासियों को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पूर्व 4 माह से गंदे पानी पीने की समस्या बड़ी विकराल समस्या बनी हुई है। बीएसपी के कई मकानों व बिल्डिंगों की खस्ता हाल एवं समय के साथ उन बिल्डिंगों की मरम्मत के कार्यों को अनदेखा करना, पूरे टाउनशिप में सफाई व्यवस्था की अनदेखी, जगह जगह कचरों का जमाव एवं उनका निपटारण न होना जैसे तमाम समस्याओं के बीच अपने कर्मचारियों रहवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया है।
आज हम पूरे युवा कांग्रेस के साथी दल बल के साथ बीएसपी प्रशासन को ढोल नगाड़ों के साथ जगाने आए थे, क्योंकि पिछले कई महीनों से हम यहाँ पे प्रदर्शन करते आ रहे हैं। विगत कई दिनों से पूरे टाउनशिप में गंदे पानी की जो सप्लाई हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, पूरी जिम्मेदारी लेने से बीएसपी प्रशासन निरंतर पीछे हटता रहा है। आज जब हमारे मीडिया वाले भैया लोग जब उनके सामने बाइट लेने तो उनसे भी वो बचकर वहाँ से कतरा के भागते रहे। उनके पास कोई सीधा जवाब नहीं है इस चीज़ के लिए कि उन लोग साफ़ पानी कब से देंगे। आज उन्होंने हमको पिछले महीने दिया था आश्वासन कि 17 अगस्त से हम यहाँ पे आपको स्वच्छ पानी देंगे। हमने उनको 20 तारीख तक का समय दिया था कि आप 20 तारीख से स्वच्छ पानी दीजिए, 3 दिन का एक्स्ट्रा समय ले लीजिए। उनको नहीं पूछो, उनको पूछो आप। रही बात हमसे जो बात कर रहे हैं पानी के बारे में, हमने 20 अगस्त का टाइम दिया इनको, तब तक पानी ठीक हो जाना चाहिए। जिसके पास ये लोग आए हैं हम उससे बाइट लेंगे ना, नहीं तो आप चालू है ना, रिकॉर्ड कर ही रहे हैं। नहीं वो तो करना ही है ना, लेकिन मैं आप ये बता दो बस, मैं सरल सीधा पूछ रहा हूँ ये क्यों आए हैं? बात करेंगे आपके पास ये लोग हैं ना, इनसे बात हो रही है ना भाई। आप सर जो चीज क्यों आए हैं ये पूछ रहा हूँ मैं ना, यहाँ बोल दीजिए। ये आपके पास क्यों आए हैं? बात करने आए हो भाई पानी तो भाई आप बोल दो ना कि पानी के विषय में बात करने आए हैं। ये क्यों आए हैं यही आपको बोलना है, सीधा सरल। बता दिया नहीं कहाँ बता दिया भाई, बताइए। इन लोगों से पूछो, ये तो कर ही रहे बताएंगे ना, ऐसे खबर नहीं करनी, वो तो बताएंगे। तो रिकॉर्डिंग हो रही है ना। आपके पास क्यों आई ये बताओगे आप? बड़ा मुश्किल है। अरे भाई हो गया, बता दो दिया, कितने बार रिपीट करना है? ऐसे नहीं बता भाई। चलिए सर का कहना है अरे ये क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे रिकॉर्ड हो रहा है ना। वो ऐसा नहीं, आईडी लगा के आप बोल दीजिए दो सब। ये आईडी क्या होता है? क्या चीज आईडी कुछ नहीं होता है। आईडी क्या है? आईडी आइडेंटिटी कार्ड। आप बहस करना चाह रहे हो कि आप बताना चाह रहे हो? अगर आप बहस करना चाह रहे हो तो वो भी आता है हमको। बोलिए मैं बहस करूँ आपसे। आप किस हिसाब से आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ये लोग क्यों आए हैं? आप जिस रिश्तेदारी करने आए क्या आपसे रिश्तेदारी करने आए हैं क्या ये लोग? क्यों आए हैं ये लोग? मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों आए हैं ये लोग? पागल है ये लोग? पागल है ये लोग? आप अपना हाथ पीछे कर ये लोग पागल है क्या? ये लोग पागल है क्या? क्यों आए हैं? हम आपसे यही दो शब्द पूछ रहे हैं। हमारा भी किससे बात हो गई है? वही आप बता दो ना कि बात हो गई है। मैं पानी पिला रहे हो, जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। शब्द मैं पूछ रहा हूँ। मैडम आप समझ रही हैं? मैडम आप समझ रही हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको बहस करने पे आप बोलो ना क्या चीज है। दो शब्द ये बोल दीजिए कि ये लोग क्यों आए हैं यहाँ? इन लोगों को 20 तारीख तक का बस वही तो बोलना है, बस बात खत्म हो जाती है। बता दो ना मैडम, खत्म वही तो बोलना है। कितने बार बताया? अरे बताने से मैं कितनी बार बोल रहे हो आप लोग? जी 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 मैडम ये लोग क्यों आए हैं? अतः टाउनशिप के रहवासी आम नागरिकों की मांग को ध्यान में रखते हुए युवक कांग्रेस ने गंदे पानी की बोतल नगरीय प्रशासन विभाग को देकर उनकी आंखें खोलने का प्रयास पूर्व में किया गया था तथा युवक कांग्रेस ने बीएसपी नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को पूर्व में 1 माह का समय दिया था, जिसमें से 20 दिन की समय की समाप्ति पर अधिकारियों ने बताया कि 10 दिन मात्र शेष बचे हैं एवं उनको चेताया कि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का निराकरण करें, अन्यथा युवा कांग्रेस आंदोलन के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों का चैम्बर घेरने का कार्य करेगी, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी बीएसपी प्रशासन की होगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के लिए संक्रमण की रोकथाम के लिए टीकाकरण बेहद आवश्यक है। टीकाकरण केंद्रों में पहला और दूसरा डोज लगाने के लिए नागरिक पंजीयन कराकर टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं। निर्धारित केंद्रों में प्रथम एवं द्वितीय डोज का टीका लगाया जा रहा है, जहां नागरिक पंजीयन के आधार पर शेड्यूल निर्धारित करते हुए केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। हालांकि विद्यालयों के खुलने के बाद से अब भिलाई के कई केंद्रों को परिवर्तन करना पड़ रहा है। बावजूद लोग टीकाकरण के नवीन केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। इधर फ्रंट लाइन में शामिल मीडिया साथियों ने गुरुवार और शुक्रवार को प्रियदर्शनी परिषद पश्चिम के आश्रय स्थल में पहुंचकर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगवाया। अधिकतर पत्रकार साथियों ने द्वितीय डोज का टीका लगवाया है। मीडिया साथियों के लिए जिला प्रशासन एवं निगम भिलाई ने टीकाकरण की व्यवस्था की थी। अधिकतर मीडिया साथियों ने बताया कि व्यवस्था एवं अन्य कारणों के चलते अपने और परिवार का टीकाकरण नहीं करवा पा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा टीकाकरण के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें परिजन को भी टीका लगवाने साथ लेकर पहुंचे थे। टीका लगवाने के बाद कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक आधा घंटा ऑब्जर्वेशन का पालन किया जा रहा है। मीडिया साथियों ने कहा कि प्रथम डोज लगने के बाद दूसरे डोज की भी व्यवस्था आसानी से हो रही है।
पत्रकारों को टीकाकरण कराने में वेरिफिकेशन के लिए सोनम साहू का विशेष योगदान रहा। देखिए, जो मीडिया बंधु हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर में सम्मिलित है, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत बेहतर काम किया है और जो जागरूकता संदेश प्रसारित करने का काम किया है, उनको फ्रंट वर्कर मानते हुए शासन ने उनको कोविड टीका लगाने के के लिए फ्रंट लाइन को वर्कर का महत्व दिया हुआ है, जिसके तहत में जो है जिला प्रशासन, निगम प्रशासन की ओर से टीकाकरण जो है वो पत्रकार साथियों को करवाया गया और प्रियदर्शनी परिसर पश्चिम में इसके लिए आश्रय स्थल में टीकाकरण केंद्र स्थापित किया गया था, जहां जो प्रथम डोज के लगा चुके हुए पत्रकार साथी हैं, उनका दूसरी डोज का भी टीकाकरण किया जाना था, जिसके तहत में प्रियदर्शनी परिसर आश्रय स्थल में उनका टीकाकरण करवाया गया। गौरतलब है कि पूरे कोरोना काल में कोविड की रोकथाम के लिए मीडिया बंधुओं ने लोगों को जागरूक करते हुए सूचनाएं एवं संदेश प्रसारित कर संक्रमण को थामने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। रिसाली निगम क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया, जहां गृह मंत्री का भव्य स्वागत किया और उनके जन्मदिन की बधाई दी। इस ग्रैंड वेलकम को देख गृह मंत्री साहू गदगद हो गए। इस दौरान रिसाली निगम क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश भर के लोग पहुंचे। वहीं छत्तीसगढ़ साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन हिरवानी और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रमेश साहू भी विशेष रूप से ताम्रध्वज साहू को बधाई देने पहुंचे। रिसाली चौक में आयोजित समारोह के आयोजक हेमंत बंजारे, पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश मिश्रा, पूर्व कोषाध्यक्ष, युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष सनीर साहू, जहीर अब्बास जिला सचिव, जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई, प्रेमचंद साहू विधायक प्रतिनिधि, निशा देश लहरे, जिला सचिव मनीष बराहेन समेत अन्य मौजूद रहे। बर्थडे सेलिब्रेशन भिलाई के कार्यकर्ताओं की देन है। ताम्रध्वज साहू रिसाली में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मैं पहले जन्मदिन नहीं मनाता था। भिलाई के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की देन है यह जन्मदिन मनाना। कार्यकर्ताओं की वजह से मैं हूँ। चुनाव से पहले मैं वादा किया था कि रिसाली को निगम बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा गंजपारा सदर मंडल के कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम जिला भाजपा कार्यालय दुर्ग में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर समस्त अतिथियों ने अपना उद्बोधन का मार्गदर्शन मंडल स्तरीय कार्य समिति बैठक के दौरान रखा व भविष्य में मंडल की कार्यकारिणी किस विषय को लेकर आगामी दिनों में कार्य करेगी, इस विषय पर भी गंभीरता के साथ चिंतन किया गया। आगामी दिनों की रूपरेखा तय की गई। प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे ने अपने उद्बोधन में कहा, मंडल पदाधिकारी को शुभकामनाएं दिए एवं शहर की प्रमुख समस्या रोड सड़क पर गड्ढे एवं विकास कार्य पूर्ण रूप से रुक चुका है, प्रदेश सरकार की विफलता को बताए। प्रदेश मंत्री उषा टावरी ने कहा कि बूथ को मजबूत करना है, चुनाव में बूथ को जीतने का मंत्र दिया। चंद्रिका चंद्राकर ने कहा, जो विकास कार्य भाजपा के महापौर के कार्यकाल में हुआ, आज कांग्रेस के शासन में विकास बंद है और आमज न भूल पुत समस्याओं से परेशान हैं।
जिला मंत्री दिनेश देवांगन ने मंडल के पदाधिकारियों के कार्य की सराहना करते हुए सभी का परिचय देते हुए मंडल की कार्य की समीक्षा की। महामंत्री ललित चंद्राकर नटवर ताम्रकार ने उद्बोधन में भाजपा के इतिहास एवं रीति नीति संगठन के विषय पर अपनी बात रखी। हमारे मंडल की कार्य समिति संचालित हुई है। राजनीतिक तौर पे प्रदेश की अव्यवस्थाएं और साथ ही साथ शराबबंदी का मुद्दा और शहर के अंदर जो जनप्रतिनिधियों का व्यवहार है उसके प्रति भी कार्य समिति ने रोष व्यक्त किया। सारे कार्य समिति ने परिचय के पश्चात इस भाव को कि मर्यादा के साथ में राजनीति हो, सर्वसम्मति से इस भाव को भी प्रकट किया है। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में शहर विकास के मुद्दे को उठाने पर गलत ढंग से जनप्रतिनिधियों के द्वारा व्यवहार किया गया, उसके लिए शोक व्यक्त किया। आज गंजपारा सदर मंडल की प्रथम मंडल कार्य समिति की बैठक थी, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ जन आदरणीय श्री राकेश पांडे जी, श्रीमती उषा टावरी जी, श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर जी, श्री दिनेश देवांगन जी, हमारे जिला के पदाधिकारीगण, हमारे मंडल के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे कार्यकारिणी सदस्य, हमारे विशेष आमंत्रित सदस्य, स्थायी आमंत्रित सदस्य, हमारे बूथ के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा कार्यकर्ता सभी इसमें सम्मिलित हुए और सभी हमारे वरिष्ठ जनों ने जो बातें हमें अपने मार्गदर्शन में बताई, हम सब उसका निर्वहन करेंगे और पूरी निष्ठा से हम संगठन के द्वारा दिए गए दायित्वों का हम निर्वहन करेंगे। और मैं सभी अपने पदाधिकारियों का, कार्यकारिणी सदस्यों का, सभी वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त करता हूं कि आज के कार्यक्रम को आकर सफल बनाएं और हमारा मार्गदर्शन। अध्यक्षीय संबोधन मंडल के अध्यक्ष दीपक चोपड़ा ने किया एवं सभी के सहयोग एवं वरिष्ठ जन के मार्गदर्शन से हम मंडल के दायित्व का निर्वहन करेंगे। अपने उद्बोधन में कहा व संगठन गीत मंडल महामंत्री राहुल पंडित द्वारा संपन्न कराया गया। मंडल के द्वारा किए गए कार्यों को मंडल महामंत्री संदीप जैन ने संक्षिप्तता के साथ रखा व कार्यक्रम का प्रारंभिक संचालन मंडल के मीडिया प्रभारी राकेश दुग्गड़ द्वारा व आभार प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतिम मंडल महामंत्री राहुल पंडित द्वारा रखा गया। कार्यक्रम मंडल में प्रमुख रूप से जिला मीडिया प्रभारी KS चौहान, किसान मोर्चा एवं मंडल में निवासरत कार्यकर्ता की उपस्थिति में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन गंजपारा सदर मंडल भाजपा का संपन्न हुआ। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ कार्य समिति द्वारा 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूरे देश के सभी राज्यों से प्रतिनिधि बहनें उपस्थित थी। बैठक की संघ की सदस्यता बढ़ाने तथा संगठन को मजबूत करने हेतु रणनीति बनाई गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। आज अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है हमारे भिलाई में, और इसमें विभिन्न राज्यों से हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें और पदाधिकारी बहनें उपस्थित हैं। इसमें हमारे भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री B सुरेंद्रम जी भी उपस्थित हैं और अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की अध्यक्ष रीता इक्का जी, महामंत्री अंजलि पटेल जी भी उपस्थित हैं। और आज हम यहाँ कार्य समिति की बैठक में सभी एजेंडे होते हैं हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के, क्या हमारे मानदेय को बढ़ोतरी के लिए और अन्य राज्यों में कैसे कैसे मानदेय मिल रहा है, क्या सुविधा मिल रही है, क्या नहीं। सर, ये हम लोगों का महासंघ जो अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ है उसका कार्य समिति है, और कार्य समिति में पूरा ऑल ओवर इंडिया में हमारी जो संगठन है उसका पूरा रिपोर्टिंग लिया जाता है। संगठन को कैसे हम आगे बढ़ाएं, क्या अगले रणनीति हम लोगों का बनेगा, कैसे सदस्य बनेंगे, कहाँ हम लोग क्या काम अगले आगे करने जाएंगे, ये सारे तय होता है। दूसरी हमारी यहाँ 2 प्रस्ताव अभी जा रहे हैं, एक प्रस्ताव जा रही है और एक ये बैठक ये हुआ है। अपने 2022 में अपने अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के अधिवेशन है, ये 3 साल में एक बार होता है, उसे वो तय होगी। दूसरी यहाँ एक प्रस्ताव जा रही है, अभी सरकार नया न्यू एजुकेशन जो अभी ये किया है, प्रस्ताव लिया है, वो न्यू एजुकेशन स्कीम जो है 2020
इसको आंगनबाड़ी जो वर्कर के जो आंगनबाड़ी केंद्र में इसको पहले कार्य का ये स्टार्ट किया है। इसमें हम लोगों का एक डिमांड रहेगा कि जो आंगनबाड़ी का वर्कर हैं उनको प्री प्राइमरी टीचर की मान्यता दी जाए और जो सहायिका हैं उनको असिस्टेंट टीचर की मान्यता दी जाए। यही हमारी डिमांड रहेगी और कोई भी आंगनबाड़ी वर्कर के ऊपर इसका कुप्रभाव ना आए सरकार की तरफ से, यही प्रस्ताव यहाँ से हम लोग लेकर सरकार की से वार्तालाप करेंगे और उनके साथ अगर हमारे साथ कुछ उच्च नीच होता है तो ये रणनीति लेकर हम जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा का लाभ सभी को दिया जाए, इस विषय पर हेतु प्रस्ताव पारित हुआ। बैठक में केंद्र भारतीय मजदूर संघ, प्रदेश भारतीय मजदूर संघ तथा महासंघ से पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की संयोजक श्रीमती गुरमीत कौर, महामंत्री आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात की और दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम की दुर्दशा के बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से कहा कि रविशंकर स्टेडियम दुर्ग शहर की पहचान है और दुर्ग के सभी बड़े खेल आयोजन और कार्यक्रम यहीं आयोजित होते हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि सही रखरखाव के अभाव में आज यह स्टेडियम जर्जर हो चुका है। उन्होंने मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से आग्रह किया कि उक्त स्टेडियम के पुनर्निर्माण हेतु केंद्र अपने मंत्रालय से बजट जारी करे, जिससे इसे पुनः बनाया जा सके और क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिल सके। मंत्री ने इस पर तुरंत हामी भरते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस स्टेडियम का पुनर्निर्माण केंद्र के बजट से किया जाएगा और इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। सरोज पांडे ने मंत्री से यह भी आग्रह किया कि ग्रामीण खेलों की प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु केंद्र से वित्तीय सहायता प्रदान करें। उन्होंने कहा कि हमारे कई भारतीय खेल ऐसे हैं तो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में खेले जाते हैं, जैसे कि कबड्डी, खो खो, मलखंब आदि। हमारे पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन प्रोत्साहन के अभाव में धीरे धीरे यह परंपरा दम तोड़ रही है। इसे प्रोत्साहन देने के लिए इसकी प्रतियोगिता आयोजित करना चाहिए, जिससे बच्चों में इसके प्रति रुचि जागृत होगी। इस पर भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी सहमति जताई और सरोज पांडे जी को उनकी इस अनुकरणीय सोच के लिए धन्यवाद भी किया। सरोज पांडे प्रदेश के 4 जिलों दुर्ग, बेमेतरा, कोरबा और महासमुंद के लिए इस आयोजन हेतु प्रति जिले में 1 करोड़ की राशि प्रदान करने का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। शादी का झांसा देकर नाबालिग से अनाचार करने वाले युवक को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और पीड़िता को 4 लाख की प्रतिकार राशि देने का भी आदेश दिया है। किशोरी को शादी का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण किए जाने के मामले में न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। फैसले में आरोपी युवक को आजीवन कारावास से दंडित किए जाने के साथ 7,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। साथ ही पीड़ित नाबालिग को शासन की ओर से 4 लाख रुपए प्रतिकर राशि दिए जाने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी। मामला जामुल थाना क्षेत्र का है। 21 जनवरी 2017 को 19 वर्षीय किशोर साहू अपनी परिचित किशोरी को शादी का झांसा देकर साथ ले गया था। किशोरी की गुमशुदगी की शिकायत परिजनों ने पुलिस में की थी। गुमशुदगी के 4 दिन बाद किशोरी को पुलिस ने युवक के कब्जे से बरामद किया था। गुमशुदगी के दौरान किशोरी ने युवक द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने का खुलासा भी किया था। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष न्यायालय श्री अविनाश के त्रिपाठी के अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित करने का फैसला दिया। साथ ही माननीय न्यायालय ने पीड़िता को 4 लाख की प्रतिकार राशि देने का फैसला लिया। मामला जामुल थाना क्षेत्र का आरोपी युवक द्वारा नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने साथ जनवरी माह 2017 को भगा ले गया था। इस दौरान आरोपी ने किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाया। किशोरी को गुमशुदगी के
4 दिन बाद पुलिस आरोपी के कब्जे से बरामद किया। पुलिस ने किशोरी के नाबालिग होने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने की पुष्टि होने पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। मैं विशेष लोक अभियोजक संतोष के साथ। प्रकरण पर विचारण विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अविनाश के त्रिपाठी की अदालत में किया गया। प्रकरण में विचारण के दौरान किशोरी के नाबालिग होने तथा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने की पुष्टि होने पर अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। वहीं पीड़िता को शासन की ओर से 4 लाख रुपए प्रतिकर राशि उपलब्ध कराए जाने का आदेश दिया है। इसी राशि में से 50,000 रुपये की राशि पीड़िता को नकद प्रदान की जाएगी। वहीं शेष 3.5 लाख रुपए की राशि बैंक में पीड़िता के नाम से जमा कराए जाने का निर्देश न्यायाधीश त्रिपाठी ने दिया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार है। ये झोलाछाप डॉक्टर इन दिनों कोविड संक्रमण जैसे खतरनाक वायरस को धड़ल्ले से इलाज कर रहे हैं, जिसकी लापरवाही से कई लोगों की जान चली गई है। ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी दौर में अचानक नवागढ़ के विकास खंड स्वास्थ्य अधिकारी व पुलिस प्रशासन के संयुक्त टीम ने डॉक्टरों और मेडिकल दुकानों पर छापामार कार्यवाही अभियान चलाया। अचानक छापामार कार्यवाही में संचालित 6 लोगों के दुकान और क्लिनिक पर छापामार कार्यवाही की गई है। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा और साथ में जो है राजस्व की टीम थी, पुलिस वालों की भी टीम थी और जो है आज मारो क्षेत्र अंतर्गत सभी जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं उनके यहाँ जाके और जो क्लिनिक जो अवैध रूप से संचालित है उनके यहाँ दबिश दी गई और उनके यहाँ जो है डॉक्यूमेंट चेक किया गया। जहाँ भी डॉक्यूमेंट पर्याप्त मिले उनको जो है क्लिनिक प्रैक्टिस की अनुमति होगी। जिनको जो है पर्याप्त लाइसेंस नहीं था, जिनके पास ये पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उनको जो है कहा गया है कि जल्द से जल्द वो प्रैक्टिस को बंद करें, नहीं तो फिर आगे संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने जगह को सील किए हैं? अभी आज जो है 2 क्लिनिक को सील किया गया जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं था। बाकी 8 या 9 क्लिनिक है जिनको जो है नोटिस दिया जा रहा है। वहीं छापेमारी की सूचना से सहमे कई डॉक्टर व क्लिनिक संचालक अपनी दुकान बंद कर फरार हो गए। इस औचक निरीक्षण से आसपास अवैध रूप से संचालित करने वाले डॉक्टरों में हड़कंप मच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि उन्हें रोज शिकायतें मिल रही थी कि फर्जी तरीके से लोग क्लिनिक खोलकर बैठे हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस भीषण कोरोना काल में भी धड़ल्ले से पैसे कमाने के नाम से इलाज कर रहे हैं। ये संचालक फर्जी तरीके से क्लिनिक चला रहे थे। क्लिनिक संचालक ने नर्सिंग एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन कर क्लिनिक का संचालन कर रहे थे। यह कार्यवाही मारो नगर पंचायत क्षेत्र के ग्राम गुंजेरा, भोपसरा, घुरसेना, टेमरी व नगर पंचायत मारो में भी क्लिनिक सील किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, बेमेतरा। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।